बच्चों, आज हम आपका सेशन बीपीएससी 133 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स तुलनात्मक सरकार और राजनीति आरंभ करते हैं। मैं डॉक्टर गिनी ब्रज। हमने पिछले सेशन में आपके साथ कुछ मुख्य प्रश्न पे चर्चा की थी, जैसे सबसे पहले राजनीति क्या होती है, अर्थात पॉलिटिक्स क्या होती है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि राजनीति का अर्थ क्या है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार और राज्य का अध्ययन होता है। स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में इसमें पढ़ा जाता है और राज्य और सरकार के हर पहलू के बारे में इस पे अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही साथ हम ये मानते हैं कि एक राज्य की राजनीति दूसरे राज्य की राजनीति से भिन्न होती है। क्यों भिन्न होती है? क्योंकि हर स्टेट जो है वो डिफरेंट तरीके का, एक डिफरेंट प्रकार का वो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर को अपनाता है। कहीं संसदीय व्यवस्था होती है, कहीं राष्ट्रपति व्यवस्था होती है, कहीं यूनिटरी गवर्नमेंट्स होती हैं, कहीं संघीय सरकारें होती हैं। तो इस तरीके की, क्योंकि विभिन्न प्रकार की हमें डिफरेंसेस मिलते हैं हर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, तो इसलिए एक राज्य की राजनीति दूसरे राज्य की राजनीति से भिन्न होती है। इसके साथ ही साथ हमने आपको बताया था अरस्तु जो है उनको कंपैरेटिव मेथड यानी तुलनात्मक पद्धति जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल ने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया था? क्योंकि उनका ये पर्सपेक्टिव था कि हम एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकें, एक ऐसा आदर्श राज्य जिसका एक सर्वश्रेष्ठ संविधान हो और वो सर्वश्रेष्ठ संविधान जो है वो उस राज्य को चलाने में सामर्थ्य हो, उसे एक आदर्श राज्य, एक आइडियल स्टेट बनाए। उन्होंने कंपैरेटिव गवर्नमेंट में एक क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उन्होंने नॉर्मल फॉर्म और परवर्ट यानी अच्छा प्रकार और उसका खराब, जैसे समय बीतता है कैसे एक नॉर्मल फॉर्म खराब फॉर्म का रूप ले लेता है, इसका वर्गीकरण उन्होंने किया है। जैसे उन्होंने बताया था कि जो डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की बन जाती है, पॉलिटी जो है वो डेमोक्रेसी का रूप ले लेती है। तो इस तरह से उन्होंने एक नॉर्मल और परवर्ट फॉर्म के बारे में बताया था। अच्छा, इसके साथ ही साथ हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो प्रकार होते हैं कंपैरिजन करने के, इसमें एक्सपेरिमेंट मेथड होता है, इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, केस स्टडी ली जाती है और इसके साथ ही साथ जो हिस्टोरिकल मेथड होता है उसका भी अध्ययन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें हम तुलना करने की कोशिश करते हैं दो राज्यों के व्यवस्थाओं के बारे में, या तो उनकी राजनीति या उनका सरकार की संरचना के बारे में। अच्छा, आज बच्चों हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेंगे जिसको कहते हैं अथॉरिटेटिव रिजीम्स या अथॉरिटेरियन रिजीम्स, जिसे कहा जाता है सत्तावादी शासन। अच्छा, इसमें एक बात समझनी जरूरी ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक शासन जो था, जिसे कहते हैं कॉलोनियल रूल, जब वो खत्म होने लगा, डीकोलोनाइजेशन जो है वो शुरू होने लगा। और ये कहाँ शुरू होने लगा? ये एशिया और अफ्रीका में। वहां पे नए स्वतंत्र राज्य जो थे वो उभरने लगे। औपनिवेशीकरण ने नए राज्यों को लोकतांत्रिक सरकार की तरफ ले जाने लगे, जिससे उन्हें राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण में मदद मिलती है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो कॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस था, जहाँ पे कॉलोनी बनाया जाता था, जिसमें भारत भी एक एग्जाम्पल है, इसमें एशिया और अफ्रीका के कई देश जो थे वो औपनिवेशीकरण के अंतर्गत थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूनाइटेड नेशंस का गठन होता है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत ही एक पहल चली थी जिसमें राज्य जो थे वो स्वतंत्रता की मांग करने लगे। और जैसे वो स्वतंत्रता की मांग करने लगे, जैसे इंडिया भी आपको एग्जाम्पल में उसमें मिलता है, हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट हुआ था, तो इसी तरीके से एशिया और अफ्रीका के बाकी देश भी इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की मांग करते हैं। और उस दौरान कई राज्यों ने लोकतांत्रिक सरकारों को अपनाया। और वो लोकतांत्रिक सरकारें उन्होंने क्यों अपनाई? जिससे उन्हें राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण में मदद मिल सके। क्योंकि ये माना जाता है कि जो प्रजातंत्र व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी है, वो एक राज्य के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छा, विकासशील राज्यों में लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए एक बड़ी बाधा जो थी वो थी भाषा यानी लिंग्विस्टिक। अच्छा, ट्राइबल पॉपुलेशन जो थी, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन सोसाइटी से मिक्स नहीं होती थी, तो आदिवासी एक समस्या थी। अच्छा, इसके साथ ही साथ धार्मिक समस्या जो थी, यानी धार्मिक रेखाओं को आधार बनाकर जो डिफरेंसेस आते थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, वो भी एक बड़ी समस्या थी, जिसको कहेंगे जातीय विभाजन जो था इसको क्रिएट किया था।
तो जो विकासशील राज्य थे वहां पे क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी मिलती थी, तो वो जो डाइवर्सिटी थी वो भाषा के आधार पे और ट्राइबल लाइंस पे या रिलीजन लाइंस पे जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट जो थी वो जनरेट करती थी लोगों के बीच में। तो उन सबको एक साथ लाके किस तरीके से एक प्रॉपर फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक राज्य की स्थापना की जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उन मुख्य राज्यों के लिए। अच्छा, राजनीतिक संगठन में जातीय विविधता स्वाभाविक रूप से दिखानी थी, क्योंकि जैसे जिन राज्यों में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, तो वहां पे उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए अपनी संसद में। तो इस तरह से जो जातीय विविधता थी उसको भी रिप्रेजेंट करना जरूरी था वहां की संसद में। तो ये कई चीजें जो थी, ये कई मुद्दे जो थे, ये एक चैलेंज थे हर डेमोक्रेटिक राज्य के लिए। उसी दौरान ये देखा गया कि कुछ अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो थी, यानी कुछ सत्तावादी शासन जो थे, वो अस्तित्व में आए, और जिन राज्यों में प्रॉपरली एक तरह से कहा जाएगा संसदीय व्यवस्था या डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाई, उन राज्यों में ये अथॉरिटेरियन रिजीम ज्यादा अच्छे से अपने आप को सशक्त रूप में स्टैब्लिश कर पाए। अच्छा, सत्तावादी शासन वैसे होता क्या है? सरकार में सत्तावाद किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है जो एक नेता या एक छोटे अभिजात वर्ग के हाथों में सत्ता केंद्रित करता है और जो लोगों के लिए संवैधानिक रूप से जिम्मेदार नहीं है। हम ये देखते हैं कि जो प्रजातंत्र व्यवस्था है उसे कहा जाता है वो एक रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल गवर्नमेंट है, यानी कि एक उत्तरदायी सरकार है। लेकिन जब हम अथॉरिटेरियन यानी सत्तावादी शासनों में आते हैं तो वहां पे हमें ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है ये एब्सेंट मिलता है। यहाँ पे या तो पावर किसी एक नेता के हाथ में या किसी छोटे अभिजात वर्ग के हाथ में सीमित होती है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण जो है वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स में मिलता है। जब सत्ता सहमति पर आधारित होती है, स्वेच्छा से सम्मानित होती है और व्यापक जनता द्वारा उसे मान्यता प्राप्त होती है, अर्थात जब वो कंसेंट पे बेस्ड होती है तो उसे रिस्पेक्ट मिलता है, वो विलिंगली रिस्पेक्टफुल होती है, और उसी सत्ता को या उस पावर को जो वाइडर मासेस हैं यानी जनता द्वारा उसे ज्यादा से ज्यादा मान्यता मिलती है, उसे हम वैध भी मानते हैं और उसके द्वारा बनाए गए जो कानून है वो हम बाइंडिंग मानते हैं यानी बाध्यकारी होते हैं। तो जो सत्ता कंसेंट पे आधारित होती है यानी सहमति पर, उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, वो स्वेच्छा से सम्मानित होती है, और इसके साथ ही साथ वो लोगों द्वारा वाइडर लोगों द्वारा उसको लेजिटिमेट माना जाता है, उसे वैध माना जाता है। लेकिन जब कोई शासन लोकप्रिय सहमति की परवाह किए बिना अधिकार का प्रयोग करता है और बल की मदद से सत्तावादी या अपनी सत्ता की स्थापना करने की कोशिश करता है, तो उसे हम अथॉरिटेरियन रिजीम्स कहते हैं। यानी कि जैसे हम कहें जो सिविलियन गवर्नमेंट्स होती हैं, अगर जो आज के टाइम पे जो मेजॉरिटी डेमोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, वहां पे आपको कंसेंट, विलिंगनेस, लेजिटिमेसी, ये एक्सेप्टेबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो राज्य जो है वहां पे वो प्रतिनिधि सरकार जो है वो उसको दर्शाते हैं। जैसे हम अपने प्रतिनिधियों का खुद चुनाव करते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे लिए, हमारे कल्याण का या कहिए हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी व्यवस्था हो जहां पे लोकप्रिय सहमति यानी जो पब्लिक ओपिनियन है, पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन है, उसके बारे में ना सोचा जाए और बल का प्रयोग करके अपनी सत्ता को स्थापित किया जाए, अपने पावर को स्थापित किया जाए, उसे हम अथॉरिटेरियन रिजीम्स कहते हैं, अर्थात सत्तावादी शासन कहते हैं। सत्तावादी शासन जो है ये नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग करने की संभावना रखता है, ये सत्ता नियंत्रित है और सरकार और नेताओं के परिवर्तन सहज और शांतिपूर्ण नहीं है। इसमें बेसिकली आप ये देखेंगे कि ये तख्ता पलट या फिर क्रांतियों के माध्यम से आते हैं। तख्ता पलट जैसे कि कूप्स कहा जाता है, उसके या रेवोल्यूशंस, क्रांतियों के माध्यम से ये अथॉरिटेरियन रिजीम्स आते हैं, क्योंकि वहां का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, जो सरकारी संरचना है, उसे कमजोर पाया जाता है। और जब सरकारी संरचना कमजोर होती है तो करिज्मेटिक लीडर्स या कोई ऐसे नेता जो कि अपना इन्फ्लुएंस लोगों पर दर्शा सकते हैं या लोग उनकी बात मानते हैं, वो सत्ता में आसान रूप से आ जाते हैं। जैसे
जैसे अफ्रीका में तख्ता पलट अक्सर होता रहा है, और इसी के साथ हम ये देखते हैं कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती हैं, ये बेसिकली इंटरनेशनल रिकग्निशन यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इन्हें पहचान कम मिलती है। यानी जो इनके जो दो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, दो राज्यों के मध्य रिलेशंस होते हैं, तो वहां पे इनको रिकग्निशन कम मिलता है क्योंकि इनकी रिजीम्स को मान्यता नहीं मिली होती है, लेजिटिमेसी नहीं मिली होती है। कुछ केसेस में ये देखा गया है कि अगर कंट्रीज जो हैं वो उनका स्ट्रक्चर वीक है, तो वहां पे जब एक स्टेबल सिस्टम ये लोग स्टैब्लिश कर देते हैं ये लीडर्स, तो फिर इन्हें अन्य राज्यों द्वारा रिकग्निशन दिया भी जाता है। अच्छा, एक चीज बच्चों समझना यहाँ जरूरी है कि सत्तावादी शासन जो है ये डेमोक्रेसी से टोटली डिफरेंट है। यानी अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से, प्रजातंत्र व्यवस्था से पूरी तरह से भिन्न है। और अथॉरिटेरियन रिजीम्स और एक टर्म्स आता है टोटलिटेरियन रिजीम, ये भी दो टर्म्स है, अथॉरिटेरियन एंड टोटलिटेरियन, ये दोनों भी एक दूसरे से भिन्न है। टोटलिटेरियन रिजीम्स की जब हम बात करते हैं तो वो कंप्लीटली डिक्टेटोरियल होते हैं, यानी कि वो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स रखते हैं इन देयर हैंड्स। लोकतंत्र, ये जो सत्तावादी शासन है, इसमें आपको थोड़े से डिसेंट या थोड़ा ऑपोजिशन को सरवाइव करने का मौका दिया जाता है। टोटलिटेरियन में अगर हम आपसे एग्जाम्पल लें तो हम एग्जाम्पल में आपको दे सकते हैं इटली का फैशिज्म, जो मसोलिनी के अंतर्गत था। मसोलिनी ने एक डिक्टेटर थे वो, और उनका शासन जो था वो 1922 से 1945, जब तक उनका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तब तक उन्होंने एक नेशनल फैसिस्ट पार्टी का स्थापना की थी। और उन्होंने कंप्लीटली एब्सोल्यूट, जो टर्म्स यूज किए जाते हैं टोटलिटेरियन सिस्टम्स में, वो होता है एब्सोल्यूट, ऑटोक्रेटिक, डेस्पोटिक या टिरेनिकल रिजीम्स। ये वो सिस्टम्स होते हैं, ये वो व्यवस्थाएं होती हैं जो कि किसी भी प्रकार की ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करती हैं। ये या तो उन्हें किसी माध्यम सीक्रेट पुलिस के थ्रू मरवा देती हैं, जैसे कि इटली के फैसिस्ट पार्टी मसोलिनी ने किया था, या फिर जैसे आप इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जर्मन नेशनल सोशलिज्म, यानी कि हिटलर का नाम इसमें लिया जाता है। नाजी पार्टी जिन्होंने स्टैब्लिश करी थी, और उनका उद्देश्य भी सिंपल यही था कि वो एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहते थे, यानी शक्ति का पूर्ण रूप से केंद्रीकरण उनके हाथों में। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम्पल आता है रशिया का, यानी कि यूएसएसआर का अगर एग्जाम्पल लेंगे, इसमें आता है स्टालिन का नाम आता है। जैसे यूएसएसआर जो था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसको सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है, ये विश्व की सबसे बड़ी साम्यवादी सरकार थी। यानी कि जब रशिया में वो हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, उसके बाद उस क्रांति, रशियन क्रांति के बाद ये यूएसएसआर के रूप में, सोवियत संघ के रूप में स्टैब्लिश हुआ। उस टाइम पे इनका जो मुख्य चेहरा था वो था लेनिन का, और इसके बाद जो लेनिन की 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हुई, तो उसके बाद जोसेफ स्टालिन जो थे वो सोवियत संघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने एक तानाशाह के रूप में प्रभावी रूप से शासन किया, और उनका जो भय था वो इस कदर था कि वो लाखों लोगों की मृत्यु, या एक जिसे कहते हैं पावर के बल पे उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल करके, सीक्रेट पुलिस का इस्तेमाल करके लाखों लोगों, नागरिकों को मारा था। तो ये, और एक उनकी जो एक सबसे बड़ी गलती थी जो रशियन सिस्टम में उन्होंने किया था, वो था एक अग्रेगेरियन उद्योग, यानी कि एक जिसे कहेंगे कृषि उद्योग को उन्होंने सैन्य और औद्योगिक, यानी मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल उद्योग में बदल दिया था। तो इसलिए उस दौरान मैक्सिमम सोवियत सिटीजन्स को उन्होंने एग्जीक्यूट किया। लेकिन जब 1953 में स्टालिन की मृत्यु होती है, तो उसके बाद आते हैं निकिता क्रूशेव। वो 1958 तक थे, वो उसके प्रमुख रहे, और उन्होंने कई सुधार, यानी कि जो स्टालिन के समय पे थे, जो कमियां थी, वो कई सुधार, कई रिफॉर्म्स उन्होंने लाने की कोशिश करी, और जो अधिनायकवाद था उस समय का, उसे कम किया। तो उनकी नीतियों की, स्टालिन की नीतियों की उन्होंने खुद भी आलोचना करी थी। तो 1991 में जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया, तब तक वैश्विक रूप से ये देखा गया कि एक कांस्टेंट कंट्रोल और फिर डी कंट्रोल की सिचुएशन यूएसएसआर में बनी रही। तो सत्तावादी शासन में, यानी अथॉरिटेरियन रिजीम्स में, अगर हम बेसिकली एग्जांपल लें तो हम ये कहेंगे कि ये वो राज्य होते हैं जहां पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की बात होती है, शक्ति के केंद्रीकरण की बात होती है। लेकिन अगर टोटलिटेरियन रिजीम से हम इसे कंपेयर करेंगे तो हम ये मानते हैं कि ये फिर भी थोड़ी अथॉरिटी, थोड़ी लिबर्टी देते हैं, अनलाइक द टोटलिटेरियन सेटअप।
अच्छा, अधिनायकवादी शासन जो है ये ज्यादातर देखा गया है विकासशील राज्यों में, जैसे कि इसमें हम नाम लेंगे लैटिन अमेरिका के राज्यों का, मिडिल ईस्ट के, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। ये कुछ ऐसे राज्य थे जहां पे अधिनायकवादी शासन जो है वो अस्तित्व में आया। जैसे जनरल पिनोचेट का नाम आता है चाइल्ड के लिए, देन अबाचा नाइजीरिया में आए थे, जनरल अबाचा। फिर आप अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो जनरल जिया उल हक का इसमें नाम आता है, वो पाकिस्तान में आए थे, एज अ मिलिट्री रिजीम उन्होंने स्टैब्लिश किया था। फिर सैमुअल डो का नाम आता है, सैमुअल डो लाइबेरिया के थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और विकसित राज्य जैसे स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस, विश्व युद्ध के बाद की अवधि में यहाँ पर भी सत्तावादी शासन का अनुभव किया गया। तो मतलब ये ऐसा माना जाता है कि जब डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, यानी कि जब कॉलोनी सिस्टम खत्म होने लगा, तो उस टाइम पे जब राज्य उभर के आने लगे, नए राज्य, विकसित विकासशील राज्य उभर के आने लगे, और इसमें बेसिकली लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया का नाम आता है इनके राज्यों का। तो ये राज्य जो थे ये स्ट्रगल पीरियड में थे, क्योंकि इन्हें अपने एक डेमोक्रेटिक सेटअप को स्टैब्लिश करना था, या इन्हें गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर जो था, जो सरकारी संरचना थी, उसे स्थिर बनाना था। तो वहां पे ज्यादातर देखा गया कि ये जो अधिनायक तंत्र, ये जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, इनका उदय हुआ। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो विकसित राज्य थे जैसे स्पेन, पोर्चुगल और ग्रीस, यहाँ पे विश्व युद्ध के बाद सत्तावादी शासन का अनुभव किया गया। इन देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को या तो कमजोर कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया, और राजनीतिक कानूनी जो अधिकार होते हैं वो अस्तित्व विहीन हो गए। जैसे जो पॉलिटिकल लीगल राइट्स एक डेमोक्रेसी में, अगर हम आता है भारतीय प्रजातंत्र व्यवस्था है, तो इंडियन डेमोक्रेसी में जो अधिकार मिलते हैं सिटीजन्स को, नागरिकों को, वो अधिकार जो थे वो वहां पे एब्सेंट थे, वो अस्तित्व विहीन थे। पॉलिटिकल और लीगल राइट्स बेसिकली राजनीतिक कानूनी अधिकार। अच्छा, एक रूप है जिसमें नागरिक शासन मुख्य रूप से सशस्त्र बलों के समर्थन के कारण जीवित रहता है। मतलब कि मिलिट्री का जो है वो एक बेसिक रोल रहता है, एक बेसिक इम्पैक्ट रहता है। कुछ ऐसे नागरिक शासन है, सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं जिन्हें चलाने में। और मिलिट्री जो है उसका एक बेसिक रूल क्या होता है कि वो प्रेफर करती है कि बिहाइंड द सीन्स वो अपना, यानी कोवर्टली, यानी स्पष्ट रूप से वो अपने आप को नहीं दिखाती है कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही है, पर वास्तविकता में बैकिंग जो है या एक सपोर्ट जो है वो मिलिट्री प्रोवाइड करती है सिविलियन लीडरशिप को। इसमें जैसे आप एग्जांपल पाकिस्तान का भी ले सकते हैं, या 1965 में जायरे एक जगह है, वहां पे मोबुटू की जो सरकार थी वो भी इसी तरीके से वर्क कर रही थी। तो जो अथॉरिटेटिव रिजीम्स होते हैं जनरली, आप ये देखिए आपके जैसे जो आपका पाठ्यक्रम है उसका भी एक भाग है जिसमें मिलिट्री रिजीम्स और सिविलियन रिजीम्स इसके बारे में बात की गई है। अगर एक स्पष्ट रूप से देखा जाए तो मिलिट्री और सिविल रिजीम्स ये दोनों भिन्न होती हैं। मिलिट्री का काम क्या होता है, किसी भी राज्य व्यवस्था में हम देखें, हर स्टेट में मिलिट्री का काम है, सबसे पहला तो वो उसका एक कंट्रोल होता है ओवर द वेपन्स, यानी कि जो सशस्त्र बल होते हैं, यानी जो वेपन्स होते हैं, उस पर कंप्लीट कंट्रोल जो होता है वो मिलिट्री का होता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये देखा जाता है कि मिलिट्री रिजीम्स का बेसिक काम क्या है, एक तरह से वो कंट्री के डिफेंस में काम आते हैं, यानी कि वो कंट्री की सुरक्षा में काम आते हैं। और ये एक लेजिटिमेट ऑर्गन है स्टेट स्ट्रक्चर का, यानी कि जो राज्य व्यवस्था होती है उसका एक वैध स्वरूप जो है, यानी कि लेजिटिमेट, जिसको मान्यता प्राप्त होती है, लेजिटिमेट स्वरूप जो है वो मिलिट्री होती है। लेकिन मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट सिविलियन गवर्नमेंट में नहीं देखा जाता है। जब सिविल हम देखते हैं, यानी सिविलियन रिजीम हम कहते हैं, नागरिक शासन, तो नागरिक शासन से मतलब क्या है, एवरीथिंग विच इज नॉन मिलिट्री, यानी वो हर चीज जो मिलिट्री नेचर की नहीं है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, इसमें आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, फिर ये तो हो गए स्टेट एक्टर्स। जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स में आपके पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, राजनीतिक दल, आपके प्रेशर ग्रुप्स जिनको कहते हैं दबाव समूह। ये क्या है, ये स्टेट और नॉन स्टेट दोनों एक्टर्स जो हैं वो मिलिट्री नेचर के इन्वॉल्वमेंट जो है वहां पे नहीं होता है। सो मिलिट्री एंड सिविल आर टोटली डिफरेंट। इनका जो एम्बिट ऑफ वर्किंग है, इनका जो एरिया ऑफ वर्किंग है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम बेसिकली मानते हैं कि कुछ इस 3 प्रकार की राज्य होते हैं या मिलिट्री सिविलियन रिलेशनशिप्स होती हैं। एक तो ऐसा होता है जहां पे जो मिलिट्री है
वो सबसर्विएंट रोल प्ले करती है, यानी कि मिलिट्री सिविलियन गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है। जैसे कि आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप यूएस का एग्जाम्पल ले लीजिए। मिलिट्री एक्शन लेने के लिए पहले गवर्नमेंट डिसीजन का वेट करती है और गवर्नमेंट डिसीजन के अनुसार मिलिट्री का जो एक्शन है वो मतलब एग्जीक्यूट किया जाता है। वर्किंग उनकी रहती है बट डिसीजन मेकिंग किसकी होती है? सिविलियन गवर्नमेंट्स की होती है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए का, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया का। अच्छा, फिर दूसरे टाइप की क्या होती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जैसे चाइना की है या इराक की है। इसमें क्या होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो काफी समय से चलती चली आ रही है, उस राज्य को चला रही है, और उसका इन्वॉल्वमेंट दोनों में है, गवर्नमेंट में भी है और उसका इन्वॉल्वमेंट हमारे क्या कहते हैं मिलिट्री में भी है। और एक तीसरा प्रकार जो होता है मिलिट्री रिजीम्स का या मिलिट्री सिविलियन रिलेशनशिप का, वो ये होता है कि जहां पे तख्ता पलट कर दिया जाता है, अर्थात जो मिलिट्री जो रूलर्स होते हैं या मिलिट्री हेड्स होते हैं वो ओवरथ्रो कर देते हैं, यानी कि वो शासन एक सिविलियन गवर्नमेंट को सत्ता से हटा के अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश कर लेते हैं। सिविल और मिलिट्री एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये माना जाता है कि ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे में नहीं होना चाहिए, स्पेशली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में जहां जहां होता है वहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास जो है वो हमें एब्सेंट मिलता है। और इसीलिए जैसे अभी जो हमने आपको डिफरेंशिएशन बताया कि मिलिट्री के तहत हमें क्या मिलता है कि मिलिट्री की कुछ विशेष भूमिका है और वो भूमिका मिलिट्री को निभानी चाहिए। उसी तरीके से जब सिविलियन रिजीम्स पे हम आते हैं तो सिविलियन रिजीम्स में ये माना जाता है कि उनका जो एरिया ऑफ वर्किंग है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का, या फिर जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स, सो उनका अपना एरिया ऑफ वर्किंग है। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि पास्ट में एग्जाम्पल्स के थ्रू ये माना गया है कि मिलिट्री और सिविलियन रिलेशनशिप्स जो हैं वो राज्य को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें आपने आपको बताया सबसे पहले वो होते हैं जहां पे मिलिट्री सिविलियन गवर्नमेंट के सबसर्विएंट होती है, उसके अधीन रह के काम करती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल हमने आपको इंडिया यूएस का दिया। फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात आती है, जैसे चाइना हो गया। फिर आता है एग्जाम्पल आपके पास वहां ऐसे राज्यों का जैसे पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, जहां पे सिविलियन गवर्नमेंट को हटा के ओवरथ्रो करके जो मिलिट्री है वो अपने पावर को, अपनी सत्ता को स्टैब्लिश करती है। अच्छा, सैन्य शासन ऐसा राज्य है जहां सशस्त्र बलों के सदस्य यानी जो मेंबर्स होते हैं आर्म्ड फोर्सेस से, विशेष रूप से जो शीर्ष राजनीतिक निर्णय है वो लेते हैं। एक सैन्य शासन बल के माध्यम से राजनीतिक शक्ति जो है वो हड़पने की कोशिश की जाती है, इसको कहा जाता है यूसरपेशन ऑफ पावर। और सरकार के अधिकांश नागरिक रूपों के विपरीत एक सैन्य सरकार की विशेषता वैधता का अभाव होती है। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल दें पाकिस्तान का, अभी अभी वहां पे आप रिसेंटली भी देख रहे हैं वहां टर्मोइल चल रहा है। कल ही वहां नए प्राइम मिनिस्टर का उनको नियुक्त किया गया है, उनका ओथ टेकिंग हुआ था। तो ये क्या है? ये वहां का एक वीक स्ट्रक्चर दिखाता है। वहां पे पास्ट में भी ऐसे कई इंस्टेंसेस रह चुके हैं जहां पे जो गवर्नमेंट जो जैसे जो पाकिस्तान है वो मिलिट्री रूल के अंडर अंतर्गत आया है। जैसे 1958 से 1971 तक का फेज अगर हम देखें तो उसमें मेजर जनरल मिर्जा का नाम आता है, अयूब खान का नाम आता है, याया खान, फिर जिया उल हक का नाम आता है जो 1977 से 1988 के बीच में थे, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम आता है 1999 से 2008। तो ये क्या है? ये दिखाता है कि गवर्नमेंट्स जो है जहां पे वीक स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे मिलिट्री जो है, और अगर वो पावरफुल रोल में होती है, मेजर डिसीजन मेकिंग कर रही होती है पॉलिटिक के भी, तो वो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेती है इन पावर। और फिर उसके बाद जैसे परवेज मुशर्रफ के टाइम पे ये देखा गया है कि जैसे ही गवर्नमेंट सत्ता, ये लोग सत्ता में आते हैं, इनके पास पावर एंड अथॉरिटी आती है, सबसे पहले जो है ये अपने पावर को लेजिटिमेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मिलिट्री रिजीम्स होती हैं वहां पे विशेषता से ये देखा जाता है कि वैधता का अभाव होता है, लेजिटिमेसी का एब्सेंस, लेजिटिमेसी एब्सेंट होती है, क्योंकि उन्हें एक तरह से रिकग्निशन नहीं मिलता है, ना ही नेशनल रिकग्निशन मिलता है, यानी उनके खुद के नागरिक भी उन्हें एक वैध सरकार के रूप में नहीं देखते हैं। और जो बाहरी देश हैं, स्पेशली जो मेजर कंट्रीज हैं, यूएस है, रशिया है, तो चाइना है, इंडिया हो गया, जैसे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान के, तो ये राज्य जो है इनसे भी इन्हें रिकग्निशन चाहिए होता है, तब इनकी जो पावर है उसे लेजिटिमेट कहा जाता है। अदरवाइज होता क्या है, जैसे अगर आप अभी अफगानिस्तान की स्थिति देखें,
वहां पे जब से तालिबान आया है, यूएस ने अपने आप को हटाया है वहां से, जब से तालिबान आया है उसके बाद वहां पे क्या देखा जा रहा है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस है वहां पे। एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ ही साथ वहां पे क्या देखा जा रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन यानी मानव अधिकारों का सबसे ज्यादा वहां पे हनन हो रहा है। और इसलिए वर्ल्ड आइसोलेशन स्टेटस जो है इस वक्त अफगानिस्तान का, यानी कि विश्व के राज्यों से उसे एक तरह से अलग कर दिया गया है। और अलग करने से क्या होता है, जब विश्व के राज्य या बड़े राज्य उन्हें मान्यता नहीं देते हैं या तालिबान को मान्यता नहीं देते हैं, तो उस सिचुएशन में जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो हैम्पर हो जाएंगे। यानी कि जब ट्रेड नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनके पास इनकम कहाँ से आएगी, तो इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करने की बजाय डिटीरियोरेट हो जाएगी। तो इसलिए जो जितने, अब जैसे अफगानिस्तान का ही अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, तो वहां पे जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी वजह से उनकी सिचुएशन, अगर तालिबान में एक सिविलियन गवर्नमेंट नहीं आती है तो वो सिचुएशन जो है वो और वर्स होती चली जाएगी। तो इसलिए एब्सेंस ऑफ लेजिटिमेसी जो है वो एक मिलिट्री रिजीम्स का बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। और जब तक उनके पास वो वैधता नहीं होती है तब तक उन्हें विश्व के राज्यों से एक तरह से मान्यता नहीं प्राप्त होती है, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री का। अच्छा, मिलिट्री शासन जो है ये राजनीतिक विकास की उन समस्याओं पर जोर देता है जिनके साथ नागरिक शासन ऑलरेडी सामना कर चुका है, और राजनेताओं को बहुत आवश्यक राजनीतिक कौशल हासिल करने के अवसर से भी ये वंचित कर देता है। मतलब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना होता है, जैसे राज्य अगर डेवलपिंग है तो वहां पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास की आवश्यकता है जो एक नागरिक शासन ला सकता है, जब मिलिट्री शासन वहां पे आ जाता है तो वो उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को भी एक तरह से हैम्पर कर देता है, उसके लिए भी एक बाधा का रूप में सामने आता है। सरकार के विभिन्न रूपों वाले देशों में नागरिक सैन्य संबंध विविध है, जबकि कुछ देशों में सैन्य नागरिक नेतृत्व के अधीन रहता है। अन्य जो है उसमें क्या होता है, तख्ता पलट जैसे भी हमने आपको बताया वहां पे हो जाता है, और जो चुनी हुई सरकारें होती हैं उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड कूप के थ्रू हटा दिया जाता है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई नए उभरते देशों में राजनीति में सैन्य के हस्तक्षेप को बहुत व्यापक रूप से देखा जाता है। मतलब मिलिट्री का जो इंटरवेंशन है पॉलिटिक्स में वो बहुत मेजर रूप से देखा जाता है। जैसे अगर हम आपसे बांग्लादेश का एग्जांपल दें, सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, बांग्लादेश का एग्जांपल दें, पाकिस्तान में भी हमने आपको बताया जितने भी मिलिट्री लीडर्स, पास्ट में कई मिलिट्री लीडर्स जो हैं वो सत्ता में आ चुके हैं, और उनका एक डायरेक्ट, और अभी अगर देखें आप तो एक इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट सरकारों में भी अगर आप देखें तो एक इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो मिलिट्री का पॉलिटिक्स में है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहां पे भी आपको मिलिट्री रिजीम्स पास्ट में मिल चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं 1975 में, 1982 में, 1996 में, 2007, 2011, इन सब ईयर्स में हमने मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में बहुत मेजर रूप से देखा। अच्छा, इसके साथ एक एग्जाम्पल हम म्यांमार का भी ले सकते हैं। म्यांमार में भी यही होता है कि या तो वो सीधे पावर में आ जाते हैं, जो मिलिट्री है वो सीधे पावर में आ जाती है, या फिर वो क्या करते हैं, बैकडोर सपोर्ट करते हैं, या फिर वो पीछे से अपना बिहाइंड द कर्टन्स जो है वो सत्ता को चलाते हैं। जैसे म्यांमार में हाल ही में आपने देखा कि तख्ता पलट हुआ है, वहां पे आंग सान सू की जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता थी वो, तो उनको हटा दिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया और तख्ता पलट करके उनको वहां से हटा दिया गया। क्या कहते हैं, और ये जो सिचुएशन है म्यांमार की, ये अभी नहीं हुई है, पास्ट में भी 1948 से जब से ये इंडिपेंडेंट हुआ है म्यांमार, तब से ये इतिहास में इसके कई बार हो चुका है, ये तीसरी बार हुआ है। तो इसलिए मिलिट्री, और इसीलिए हम ये देखते हैं कि जैसे अगर आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल लें, म्यांमार का लें, बांग्लादेश काफी हद तक हमें स्टेबल दिखता है लेकिन फिर भी वहां पे काफी परेशानियां एग्जिस्ट करती हैं। तो ये मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट जब सिविलियन गवर्नमेंट में होता है तो जनरली ये देखा जाता है कि सिविलियन गवर्नमेंट थ्राइव नहीं कर पाती है, वो स्टेबल नहीं हो पाती है, और जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं उसमें मिलिट्री का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो व्यक्त होता रहता है। सो ये आपके पाठ्यक्रम का एक पार्ट था जिसमें कि डेमोक्रेटिक रिजीम्स, मिलिट्री रिजीम्स और सिविलियन रिजीम्स, इन तीनों के बारे में डिस्कशन किया गया है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि आपके पाठ्यक्रम का जो भाग है वो है कि सरकार के स्वरूप क्या होते हैं। तो इसमें इन्होंने 4 स्वरूपों की बात करी है, जिसमें संसदीय स्वरूप की बात आती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम और फेडरल। अर्थात संसदीय स्वरूप,
राष्ट्रपति व्यवस्था, संघीय व्यवस्था और यूनिटरी सिस्टम यानी एकात्मक व्यवस्था। अच्छा, संसदीय व्यवस्था जैसे कि हमें मेजॉरिटी कंट्रीज में मिलती है, हम आपसे आपके साथ आज संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था का डिस्कस करेंगे। संसदीय व्यवस्था जैसे एग्जांपल में आपके पास है इंडिया, आपके पास है यूनाइटेड किंगडम, तो ये क्या है, ये संसदीय स्वरूप को अपनाते हैं। लेकिन हमें अगर हम एक कंपैरिजन करें, क्योंकि हम ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, जो भारतीय व्यवस्था है संसद की, वो यूके की संसदीय व्यवस्था से भिन्न है, उससे अलग है। उससे अलग कैसे है? इंडिया का जो स्ट्रक्चर है संसद का, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, उसमें हम एक हेरिडिटरी रूलिंग पे विश्वास नहीं रखते हैं। जब हम यूके के सिस्टम पे आते हैं तो वहां पे हमें हेरिडिटरी रूल मिलता है। हेरिडिटरी रूल मतलब कि वहां पे जो जैसे अभी आप देखेंगे वहां पे क्वीन एलिजाबेथ है, वो क्या है, वो हेड ऑफ द वहां पे हेड ऑफ द स्टेट के रूप में कार्यरत है वो। और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो डिफरेंट होते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सरकार के अध्यक्ष होते हैं, और जो वहाँ पे क्वीन है वो क्या है, वो हेड ऑफ द स्टेट है। जब आप इंडियन सिस्टम में आते हैं तो वहां पे आपको ये सिस्टम नहीं मिलेगा। वहां पे क्या होता है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो आपके प्राइम मिनिस्टर है, और हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। यानी राज्य के अध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष भिन्न है। भिन्न वहां पे भी है, बट वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम जो है वो वर्क करता है। यानी कि संसदीय जो मोनार्की सिस्टम है वो संविधान द्वारा सीमित किया गया है। मोनार्क की शक्तियां हैं वो सीमित हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसलिए वो वहां पे अथॉरिटेटिव या डिक्टेटोरियल नहीं हो सकते हैं, जैसे पास्ट के केसेस में रहा है। अच्छा, संसदीय व्यवस्थाओं के जो मुख्य फीचर्स होते हैं, यानी इसको हम रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट भी कहते हैं। सबसे पहली बात, संसदीय व्यवस्था को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये ब्रिटिश सिस्टम से ही आया है, वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये सारे नाम इसके हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं जो एक संसदीय व्यवस्था होती है उसमें नॉमिनल और रियल यानी कि नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका के मध्य हमें अंतर मिलता है। राज्य के जो मुखिया हैं वो नाममात्र के एग्जीक्यूटिव होते हैं, नाममात्र की कार्यकारी होते हैं। सभी कार्यकारी शक्तियां उनके पास निहित होती हैं, लेकिन वास्तविकता में इसका प्रयोग मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, जिनको वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। राज्य के जो मुखिया हैं वे केवल एक संवैधानिक प्रमुख होते हैं, अर्थात जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट की बात होती है, संवैधानिक राज्य के प्रमुख, वो कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। उनको नॉमिनल कहा जाता है। नॉमिनल क्यों या नाम मात्र के क्यों? क्योंकि उनके पास नाम मात्र की ही शक्तियां हैं। और जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो वास्तविक कार्यपालिका है, वो कौन होते हैं, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। जैसे अगर आप इंडियन सिस्टम में देखेंगे तो इंडिया में हमारे पास एग्जाम्पल में क्या आएगा, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। यूके अगर हम आपसे एग्जाम्पल में लें, यूके में भी संसदीय व्यवस्था है, तो वहां पे हमारे पास एग्जाम्पल में क्या आएगा, क्वीन एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे हमें डिफरेंस मिलता है एग्जीक्यूटिव में। वहां पे एग्जीक्यूटिव एक नहीं होता है, वहां पे एग्जीक्यूटिव रियल होता है और नाम मात्र का, नॉमिनल एंड रियल, और उसी हिसाब से उनके जो पावर्स हैं वो भी डिवाइड होते हैं। जैसे अगर इंडियन स्ट्रक्चर में हम देखें तो हम ये मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज द बेसिक डिसीजन मेकर, इज द मेजर डिसीजन मेकर। जो मुख्य निर्णय लेने का जो काम है वो किसका है, प्रधानमंत्री का है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पे वो सारे काम करते हैं। राष्ट्रपति के पास बहुत नॉमिनल शक्तियां होती हैं वास्तविक में। अच्छा, वास्तविक कार्यपालिका जो है उसकी संरचना व्हील्स विद इन द व्हील कॉन्सेप्ट के अंतर्गत होती है, अर्थात पहिए के अंदर पहिया, इस तरह से अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो व्हील्स विद इन अ व्हील स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो संसदीय स्ट्रक्चर है उसमें जो कोर इंपॉर्टेंस का जो पर्सन है वो है प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आते हैं कैबिनेट के मिनिस्टर्स, फिर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके बाद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी होते हैं। ये सारे क्या हैं, ये एक चक्र के अंदर चक्र की तरह कार्य करते हैं, व्हील्स विद इन अ व्हील कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इज द मेजर डिसीजन मेकर, वो मुख्य निर्णय लेते हैं।
उसके बाद आते हैं कैबिनेट के मंत्री यानी मंत्रिमंडल के मंत्री, और मंत्रिमंडल के कौन से होते हैं, जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज यानी कि महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा ही उन्हें विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है और अपने अपने विभाग के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। तो ये हो गए कैबिनेट के मंत्री, और ये माने जाते हैं, ये 15-20 इनकी क्वांटिटी होती है, 15-20 मंत्री होते हैं, और ये बहुत क्लोजली वर्क करते हैं प्रधानमंत्री के साथ। दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू द प्राइम मिनिस्टर। और फिर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात आती है तो वो क्या होते हैं, वो पूरी एंटायर मिनिस्ट्री होती है, करीब 70-80 मिनिस्टर्स होते हैं इसमें, और ये पूरी मिनिस्ट्री को फॉर्म, जो पूरा मंत्री परिषद है वो आपका क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंतर्गत आता है। और जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, इन्हें या तो किसी विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है, अन्यथा ये जो इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, इनको सर्व करना इनका मुख्य कार्य होता है। तो जो पहला फीचर हमने आपको बताया संसदीय व्यवस्था का, वो था कि एक डिफरेंस मिलता है रियल और नॉमिनल के अंतर्गत, वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा पॉइंट हमने आपको क्या बताया, द स्ट्रक्चर होता है संसदीय व्यवस्था का व्हील्स विद इन अ व्हील, यानी चक्र के अंदर चक्र, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानमंत्री की, फिर कैबिनेट के मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता होती है एक संसदीय व्यवस्था की, वो होता है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ और निरंतर संबंध जो है वो देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से ही निकल के आती है। कार्यपालिका का गठन विधायिका से होता है। एग्जीक्यूटिव इज कॉन्स्टिट्यूटेड आउट ऑफ द लेजिस्लेचर। विधायिका में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, और अन्य सभी मंत्री भी विधायिका से ही विधायिका में बहुमत दल के होते हैं। यदि विधायिका के गैर सदस्य को मंत्री बनाया जाता है तो उसे निश्चित अवधि के अंतर्गत, जनरली 6 मंथ्स होता है, विधायिका के किसी भी सदन के सदस्यता सुरक्षित करनी होती है। तो एक पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में ये देखा जाता है कि विधायिका और कार्यपालिका जो है वो घनिष्ठ रूप से कॉन्स्टेंटली क्लोज रिलेशनशिप में काम करते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से निकल के आता है, वो कार्यपालिका, वो विधायिका से ही आता है, वो लेजिस्लेचर से आता है। और इसको आप इस तरह भी समझिए कि अगर किसी नेता का चुनाव हो जाता है और वो किसी भी दल का किसी भी हाउस का सदस्य नहीं है, तो उसे एक निश्चित अवधि के अंदर विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा उसे अपना पद त्यागना पड़ता है। तो इसलिए विधायिका और कार्यपालिका के मध्य हम देखते हैं एक घनिष्ठ संबंध एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जो संसदीय व्यवस्था में ही आपको मिलता है, वो है मंत्री स्तरीय जिम्मेदारी, अर्थात मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं इसको। राज्य के मुखिया के प्रति होती है ये 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक संसदीय व्यवस्था में मिलती है। सबसे पहली जो होती है, सबसे महत्वपूर्ण, वो होता है टुवर्ड्स द हेड ऑफ द स्टेट, अर्थात राज्य के अध्यक्ष के प्रति। इसको आप इस तरह समझिए कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उन सबका एक दायित्व है, उन सबकी एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सारे निर्णय, जितने भी निर्णय डिसीजंस वो ले रहे हैं, उन सबकी इंफॉर्मेशन वो किसको देते रहे, वो उसकी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देते रहे। मतलब प्रेसिडेंट हैज द राइट टू स्टे इन्फॉर्म्ड। उनको हर मुख्य डिसीजन की सूचना देने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स की होती है। तो सबसे पहली जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है राज्य के अध्यक्ष के प्रति। उसके बाद मंत्रियों की ये जिम्मेदारी होती है जिसे कहा जाता है व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो विधायिका के प्रति जो है वो जवाबदेह हैं। यानी जो भी मिनिस्टर्स को जब एक गवर्नमेंट अस्तित्व में आती है, प्राइम मिनिस्टर द्वारा एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें कि वो डिफरेंट लोगों को विभाग सौंपते हैं। वो जो पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर मंत्री अपने द्वारा पाए गए विभाग के प्रति लिए गए निर्णयों के लिए जवाबदेह होता है, जिम्मेदार होता है। तो उसे हम एक तरह से इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि उसके डिपार्टमेंट द्वारा लिए गए निर्णयों की जिम्मेदारी वो लेता है। सो फर्स्ट इज टुवर्ड्स द हेड ऑफ द स्टेट, फिर आती है व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरी आती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सामूहिक जिम्मेदारी, अर्थात कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये कैबिनेट की जिम्मेदारी है
कि वह अपने सभी नीतियों के कार्यक्रमों और निर्णयों को विधायिका द्वारा अनुमोदित कराए। यदि विधायिका मंत्रिमंडल की किसी नीति को अस्वीकार करती है या उसके द्वारा तैयार किए गए बजट को अस्वीकार करती है, तो इसे संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास पत्र माना जाता है और ये सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देते हैं। इसको कहा जाता है, इसका एक वर्ड चलता है दैट द मिनिस्टर्स स्विम एंड सिंक टुगेदर, वह एक साथ तैरते और डूबते हैं, क्योंकि अगर उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट अस्वीकार पत्र आ जाता है, जैसे अभी आपने देखा पाकिस्तान के एग्जाम्पल में, वहां पे क्या कहते हैं, जो नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव आया था जो प्रीवियस हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनके अगेंस्ट, तो ये क्या था, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अस्वीकार पत्र, या फिर जैसे किसी नीति को अस्वीकार कर लिया जाए या बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो इस स्थिति में जो संपूर्ण मंत्री परिषद है उसके विरुद्ध उस अविश्वास पत्र को माना जाता है और सामूहिक रूप से यानी कलेक्टिवली वो क्या करते हैं, अपना इस्तीफा दे देते हैं। सो दे स्विम एंड दे सिंक टुगेदर। तो एक संसदीय व्यवस्था में जो मंत्री स्तरीय जिम्मेदारी होती है वह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है टुवर्ड्स द हेड ऑफ द स्टेट, राज्य के अध्यक्ष के प्रति। दूसरी होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिस मंत्री के पास जो पोर्टफोलियो होता है, जो विभाग होता है, उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही होती है। और तीसरा होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात सामूहिक उत्तरदायित्व या सामूहिक जिम्मेदारी। ये 3 प्रकार की जिम्मेदारी हमें जो है एक संसदीय व्यवस्था में मिलती है। अच्छा, इसके बाद जो एक विशेषता आती है संसदीय व्यवस्था की, वो है कि वास्तविक कार्यपालिका जो है वो उसका जो कार्यकाल है वो एक्चुअल में अनिर्धारित होता है, क्योंकि मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे विधायिका में आमतौर पर निचले सदन द्वारा बहुमत का विश्वास पत्र जो है विश्वास प्राप्त होता है। और अगर वो सिचुएशन नहीं होती है, अगर उन्हें बहुमत का विश्वास प्राप्त नहीं होता है, तो सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो गिर जाती है। तो हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो वास्तविक कार्यपालिका है, उसका कार्यकाल जो है वो निर्धारित, वैसे तो 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन 5 वर्ष की अवधि से पहले भी उनकी गवर्नमेंट को गिराया जा सकता है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक ड्रॉबैक भी कहा जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की जो है वो बहुत मजबूत स्थिति होती है एक संसदीय व्यवस्था में, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वह सत्ता के असली केंद्र होते हैं। मंत्री परिषद है वो भी उनके नेतृत्व में काम करती है। वो जो मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री अपनी जो मंत्रियों की टीम है उसका चयन भी वो खुद करते हैं, विभाग भी वो खुद वितरित करते हैं, और इनफैक्ट वो विभागों में फेरबदल भी कर सकते हैं, जैसे कहा जाता है शफलिंग या रीशफलिंग। तो जो पूरा प्रशासन होता है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमता है, इसलिए प्रधानमंत्री की बहुत मजबूत स्थिति पाई जाती है संसदीय व्यवस्था में। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि जब कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं, यानी मिली-जुली सरकारें होती हैं, तो वहां पे प्रधानमंत्री अक्सर वीक भी पड़ जाते हैं। जैसे आप पास्ट में अगर देखें, हमारे पास एग्जाम्पल है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो जो कांग्रेस की सरकार थी, तो उस टाइम पे देखा गया था कि जो स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में एक जरूरत होती है प्रधानमंत्री की, वो उस चीज का अभाव उस दौरान देखा गया था। तो वैसे तो जो प्रधानमंत्री होता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सारा प्रशासन जो है वो उनके हिसाब से ही चलता है। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल एक बड़ा शब्द नहीं है, मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट, मंत्री परिषद मतलब पूरी मिनिस्ट्री। तो जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं उनके जितने भी विचार विमर्श होते हैं उसे वो गुप्त रखते हैं, यानी कि जो ये कहा जाता है कि जो गोपनीयता है वो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे एक संसदीय व्यवस्था में होती है उसकी, क्योंकि निर्णयों को तब तक गुप्त रखा जाता है जब तक उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा या किसी अन्य मंत्री के द्वारा सार्वजनिक किए जाने की क्या कहेंगे, एक तरह से सार्वजनिक किया जाना को नहीं कहा जाता है, तब तक वो गोपनीयता जो है उसे बनाए रखना होता है। और मंत्री जो है वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि जब तक कोई भी डिबेट या डिस्कशन है
वो विद इन द कैबिनेट रहता है, उसे बाहर नहीं ले जाया जा सकता, इसे सीक्रेसी ऑफ ऑफिस कहा जाता है। और जब प्रधानमंत्री या किसी अन्य मंत्री जिनको कि ये निर्देश दिया जाता है कि अब आप इसे जाके सार्वजनिक कर दीजिए, चाहे वो लेजिस्लेचर में कहना हो या मीडिया में कहना हो, तभी उस गोपनीयता को मतलब भंग किया जाता है या उसे कहा जाता है बाहर। अन्यथा वो एक सीक्रेट जो है, वो गोपनीयता जो है, उसकी जो शपथ लेते हैं उसे बनाए रखना होता है। अच्छा, एक लास्ट फीचर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वो होता है राजनीतिक एकरूपता, अर्थात पॉलिटिकल होमोजेनिटी। आमतौर पर साझा राजनीतिक विचारधारा में विश्वास मंत्रियों के बीच एक मनोवैज्ञानिक एकता का स्रोत बनता है। और हम बेसिकली ये देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि जिन व्यक्तियों की आइडियोलॉजी मिलती है, जिनकी विचारधाराएं मिलती हैं, वो एक साथ होते हैं और वो एक क्या बना लेते हैं, वो एक पार्टी बना लेते हैं, पार्टी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे आप कम्युनिस्ट पार्टी को कह लीजिए, तो जिनका विश्वास साम्यवादी विचारधारा में है, वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ जाएंगे। इसी तरह हर पार्टी जो है, उसके अपने कुछ विचारधाराएं होती हैं, कुछ विश्वास होते हैं, और जो मंत्री उन विश्वासों में अपना एक तरह से बिलीव करते हैं, वो क्या कहते हैं, एक साथ आ जाते हैं। तो राजनीतिक एकरूपता जो है, वो हमें संसदीय व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी संसदीय व्यवस्था की, जिसमें हमने आपको बताया कि एक डिफरेंस मिलता है नॉमिनल और रियल के मध्य। इसके साथ हमने आपको बताया कि चक्र के अंदर चक्र, यानी व्हील विद इन अ व्हील का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। इसके साथ ही साथ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने आपको बताया, मंत्री स्तरीय जिम्मेदारी जो 3 प्रकार की होती है। फिर ये देखा जाता है कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध मिलता है संसदीय व्यवस्था में। जो वास्तविक कार्यपालिका है, उसका कार्यकाल अनिर्धारित होता है, परंतु प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत होती है, और राजनीतिक एकरूपता जो है वो मिलती है हमें संसदीय व्यवस्था में। अच्छा, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें आपके साथ यूके का, तो यूके में एक स्पेशल फीचर आता है जो कि इंडियन सिस्टम में भी एब्सेंट है। मतलब जैसे अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो उस तुलना में हम ये मानेंगे कि जैसे वहाँ के, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वहाँ पे बोरिस जॉनसन है, वो अभी कंजर्वेटिव पार्टी के 2019 में आए हैं। तो जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, क्वीन एलिजाबेथ टू है। ये 1952 से अपने उस पे हैं, पद पे हैं। और उसके बाद जो अपेरेंट प्रिंस होंगे वो प्रिंस चार्ल्स होंगे। अच्छा, इसके साथ हम ये देखते हैं कि जो संसदीय संरचना है यूके की, वहां पे संसद की संप्रभुता जो है, उस सिद्धांत पर वह आधारित है। संसदीय संप्रभुता जो है, ये ब्रिटेन के संविधान का एक सिद्धांत है। यह ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण बनाता है, जो किसी भी कानून को या तो बना सकती है या उसे समाप्त कर सकती है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो जुडिशरी होती है, यानी जो अदालतें होती हैं, इसके कानून को रद्द नहीं कर सकती हैं, और कोई भी संसद ऐसा कोई भी कानून पारित नहीं कर सकती जिसे भविष्य की संसदें जो है वो बदल ना सके। तो इसलिए संसदीय संप्रभुता जो है, ये ब्रिटेन के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि ये देखा जाता है, जैसे इंडिया में अगर आप एग्जाम्पल लें, इंडिया में भी पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो संप्रभु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया की पार्लियामेंट के ऊपर हम देखते हैं कि कौन आ जाता है, एक तो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये क्या है, एग्जाम्पल अगर हम जुडिशरी पे ही रहें, तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, ये जुडिशरी को एक अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी कानून को जो संसद ने बनाया है, उसकी वैधता, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है वो चेक करे। और अगर उन्हें ये मिलता है कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, या जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार नहीं है, तो उसे रद्द करने का भी अधिकार है जुडिशरी के पास। ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। ये चीज वहां पे एब्सेंट है यूके में। वहां पे क्या होता है कि संसद ही कानून बनाती है, संसद ही उसमें संशोधन कर सकती है, और संसद ही उसे समाप्त कर सकती है। और आमतौर पर ये देखा गया है कि अदालतों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उस कानून को रद्द कर सके, और संसद कोई भी ऐसा कानून कभी भी पारित नहीं कर सकती है यूके की, जो भविष्य की जो संसदें आती हैं, अगर उन्हें उसमें फेरबदल की रिक्वायरमेंट लगती है, तो उसे बदल ना सके, ऐसा संभव
नहीं है। सो सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की संप्रभुता एक मुख्य बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रिटेन के संविधान का। अच्छा, इसके साथ हमारे पास एग्जाम्पल है पार्लियामेंट का। अगर हम पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल एक और आपको देना चाहें तो स्विट्जरलैंड का दे सकते हैं। वो भी एक फेडरल स्टेट है, वहाँ पे 26 कैंटन्स हैं, जो मतलब कैंटन्स मतलब सदस्य राज्य जिनको कहा जाता है, मेंबर स्टेट। जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, उनके यहाँ कैंटन्स कहे जाते हैं। गवर्नमेंट जो है वहाँ की भी संसदीय है और वो 3 स्तर पे क्या कहते हैं काम करती है, फेडरल, कैंटोनल और कम्युनल। वहाँ पे भी 2 चेंबर्स मिलते हैं, जैसे भारत में आपके पास लोकसभा राज्यसभा है, यूके में भी आपके पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स है। वहाँ पे नेशनल काउंसिल आती है, 200 सीट्स हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स आते हैं जिसके 46 काउंसलर्स हैं। तो ये हो गया संसदीय व्यवस्था, जिसमें कि हम ये देखते हैं, जो इसका एक बेसिक फीचर अगर हम देखें तो संसदीय व्यवस्था में आपको एक डिफरेंस मिलेगा बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी राज्य के अध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष में नॉमिनल और रियल का डिफरेंस मिलता है। और क्या कहते हैं, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और विधायिका घनिष्ठ रूप से एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा प्रकार आता है जिसका हम कंपैरिजन आपके साथ करेंगे इसमें, वो है राष्ट्रपति व्यवस्था, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, अर्थात द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स पर आधारित होता है, अर्थात अधिकारों के विभाजन पे आधारित होता है। इसको अगर आप सिंपली समझना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक सदस्य लेजिस्लेचर के किसी एक सदन का मेंबर है, फॉर एग्जांपल अगर वो एक्स सदस्य लेजिस्लेचर के किसी एक सदन का मेंबर है, तो वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर नहीं हो सकता है। मतलब विधायिका और कार्यपालिका के मध्य हमें क्या मिलता है, अधिकारों का विभाजन मिलता है। जो घनिष्ठ संबंध हमें संसदीय व्यवस्था में मिलता है कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका से ही निकल के आ रही है, वो इस सिस्टम जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता है। यहाँ पे एक समय पे एक मंत्री दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकते। जैसे अगर आप इसको ऐसे समझिए कि जो प्रेसिडेंट है, यूएस का अगर हम एग्जांपल लें, तो प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर के सदस्य नहीं होते हैं। एग्जीक्यूटिव एक डिफरेंट ऑर्गन है और लेजिस्लेचर एक डिफरेंट ऑर्गन है। अच्छा, इसके साथ कार्यपालिका विधायिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं होती है। राज्य का जो मुखिया है, सरकार का मुखिया भी वही होता है। मतलब एग्जीक्यूटिव जो है, पहली बात तो वो उत्तरदायी नहीं है विधायिका के प्रति। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि एक कांस्टेंट आंसरेबल होता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के समक्ष, लेकिन ये चीज हमें एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, अगर हम यूएस को एग्जांपल में लें तो वहां पे हमें एब्सेंट मिलती है। और जो हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अर्थात राज्य के अध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष दोनों सामान्य होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। यानी कि जो रियल एंड नॉमिनल हमें संसदीय व्यवस्था में मिलता है, वास्तविक और नामात्र के कार्यपालिका, यहाँ पे एकल एकीकृत कार्यकारी है, यानी सिंगल यूनिफाइड एग्जीक्यूटिव है। अच्छा, इसके साथ विधायिका और कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो हमें यहाँ पे फिक्स्ड मिलता है। यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने आपको बताया कि अगर अविश्वास पत्र पारित कर दिया जाए या अगर मेजोरिटी लूज कर लेता है पार्टी जो है वो संसद में, तो वहां पे क्या होता है, उनकी सरकारें गिर जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात होती है तो यहाँ पे फिक्स टेन्योर्स होते हैं, और दोनों के, विधायिका का भी एक निश्चित कार्यकाल है और जो कार्यपालिका है उसका भी एक निश्चित कार्यकाल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, उन्हें अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। ये व्यवस्था जो की गई है इसे कहा जाता है इम्पीचमेंट, अर्थात महाभियोग। सो विधायिका जो है वो महाभियोग की जटिल प्रक्रिया रखी गई है, उसके माध्यम से कार्यपालिका को हटा सकती है। परंतु राष्ट्रपति जो है उनका कार्यकाल निश्चित होता है और स्थिर होता है। राष्ट्रपति के पास विधायिका के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसे भंग करने की कोई शक्ति नहीं है। जैसे कि अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखेंगे, आपके पास इंडिया एग्जाम्पल है, आपके पास पाकिस्तान एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या देखा जाता है कि जो राष्ट्रपति है उनके पास ये शक्ति होती है कि वह विधायिका का, यानी लेजिस्लेचर का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही, उसकी समाप्ति से पहले ही उसे भंग करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आते हैं, जिसमें हम यूएस का आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, अमेरिका का, तो वहां पे क्या है, वहां पे राष्ट्रपति के पास विधायिका को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले या उसकी समाप्ति से पहले उसे भंग करने की कोई शक्ति नहीं है।
अच्छा, मंत्रिमंडल जो है वह एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है एक राष्ट्रपति व्यवस्था में। अगर हम संसदीय व्यवस्था को देखेंगे तो वहां पे ये चीज नहीं है। संसदीय व्यवस्था में आप क्या देखते हैं कि वहां पे जो कैबिनेट है उसका डिसीजन मेकिंग में यानी निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगर एक कोalition गवर्नमेंट है, एक मिलीजुली सरकार है, तो वहां पे और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है निर्णयों का लेना, क्योंकि कैबिनेट के मंत्री जो है उनका अल्टीमेटली जो रिप्रेजेंटेशन है पार्टियों का, जो जो दल सरकार बना रहे हैं वो दलें जो है वो कैबिनेट में रिप्रेजेंट होती हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग में उनकी एक विशेष भूमिका होती है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इवन दो क्या कहेंगे शक्तिशाली होते हैं, येट वो कैबिनेट के साथ मिलके निर्णयों को लेते हैं। बट जब राष्ट्रपति व्यवस्था में आप आते हैं, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आते हैं, तो वहां पे जो कैबिनेट है वो एक सलाहकार निकाय के रूप में होता है, अर्थात उनका एक एडवाइजरी रोल होता है। उनका एडवाइस प्रेसिडेंट लें या ना लें ये भी प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है। स्पेशली अगर आप थ्योरी को देखेंगे तो थ्योरी में यानी सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रपति व्यवस्था में मंत्रिमंडल का यानी कैबिनेट का कोई विशेष भूमिका नहीं है। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्रिमंडल के वास्तविक स्वामी होते हैं। उनके फैसले सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। जैसे अभी हमने आपको संसदीय व्यवस्था में बताया कि वहां 3 प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहली जो होती है वो होती है राष्ट्रपति के प्रति अर्थात हेड ऑफ द स्टेट के प्रति, फिर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। लेकिन यहाँ पे जब हम राष्ट्रपति व्यवस्था में आते हैं, अगर हम एक तुलना करें इसकी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मंत्री व्यक्तिगत रूप से सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार उन्हें हटा भी सकते हैं। ये अधिकार राष्ट्रपति को मिलता है कि वो बिना उन्हें किसी वजह को दिए उन्हें पद से हटा भी सकते हैं। विधायिका जो है वो जांच समितियों द्वारा उनको जांच समितियों का गठन करके मंत्रियों पर कुछ अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर सकती है। मतलब आप इसे इस तरह समझिए कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहां पे शक्तियों का विभाजन है, अधिकारों का विभाजन है, अधिकार यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स का ये मतलब नहीं है कि लेजिस्लेचर अपने मन से मनमानी करे या एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी करे। इन दोनों को एक या और जुडिशरी भी इनफैक्ट इन तीनों का आपस में तालमेल जो होता है वो होता है चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब एक उनके ऊपर जांच समितियां जो है विधायिका उनका गठन कर सकती है कि जिस एक तरह से ये इनडायरेक्ट कंट्रोल यानी कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण का एक तरीका है जो विधायिका कार्यपालिका पे रख सकती है, और जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों पे रख सकती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ राजनीतिक एकरूपता जो है उसको यहाँ पे राष्ट्रपति व्यवस्था में जरूरी नहीं समझा जाता है। जैसे हमने आपको संसदीय व्यवस्था में बताया कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी अर्थात राजनीतिक एकरूपता जो है उसे महत्वपूर्ण समझा जाता है कि जो सिमिलर आइडियोलॉजी के, जो सेम विचारधारा के लोग होते हैं वो पार्टियों से जुड़ते हैं और फिर वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस और फिर वो सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। बट राष्ट्रपति व्यवस्था में राजनीतिक एकरूपता को जरूरी नहीं समझा जाता है। राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार मिलता है। वो ये भी देख सकते हैं कि वो विभिन्न जो दूसरे दल हैं उन दलों से भी अगर उन्हें लगता है कि कोई संबंधित व्यक्ति है जो किसी विभिन्न क्षेत्र में प्रतिष्ठित है या किसी उच्च पद पे नियुक्त है, तो उन्हें लगता है कि वो एक एडवाइस अच्छी दे सकता है, तो वह उसे भी अपनी जो कैबिनेट है उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो अगर हम राष्ट्रपति व्यवस्था को कंपेयर करेंगे एक संसदीय व्यवस्था से तो हमें एक मेजर डिफरेंस मिलता है दोनों के मध्य। हम ये देखते हैं कि जो राष्ट्रपति व्यवस्था होती है वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के मध्य, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है ये एक दूसरे पे म्यूचुअल चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू एक कंट्रोल, अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो वहां पे हम ये देखेंगे कि संविधान द्वारा ही ये कहा गया है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, राज्य के अध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष एक ही होंगे, जो संसदीय व्यवस्था में आपको नहीं मिलता है। संसदीय व्यवस्था में हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट जो है वो डिफरेंट होते हैं। और ये जो डिफरेंस है ये यहाँ ही नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में भी एक तरह से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में
कार्य करते हैं। तो बच्चों, आज जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, उसमें हमने आपके साथ सबसे पहले लिया जो मिलिट्री रिजीम्स होती हैं उनके बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि जैसे विकासशील जो राज्य हैं, जो इंडिपेंडेंस के बाद जो जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन्हें इंडिपेंडेंस मिली, वो जब उभर के आए तो वहां पे ये देखा गया कि जो मिलिट्री रिजीम्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स थे वो वीक थे, और इसलिए डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने में, वहां पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने में बहुत समस्या आई। ये बेसिकली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राज्य थे। फिर हमने आपको सिविलियन गवर्नमेंट्स के बारे में बताया। इसके साथ ही साथ हमने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जो मुख्य विशेषताएं थी वो बताया, और आपको एग्जाम्पल में बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे इंडिया और यूके का है, ब्रिटेन का है, और राष्ट्रपति व्यवस्था जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे कि यूएसए का है। तो इसमें हमें क्या मिलता है, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति व्यवस्था संसदीय व्यवस्था से कंप्लीटली भिन्न है। अब हम अगले सेशन में बच्चों आपके साथ और टॉपिक्स लेके आएंगे, जिसमें हम यूनिटरी और फेडरल फीचर्स भी करेंगे, कि जो राज्य जहाँ पे संघीय व्यवस्था मिलती है और जहाँ पे एकात्मक व्यवस्था मिलती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते बच्चों।